हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर के हमने टाइप देखे थे डेटा इन और डेटा आउट के आधार पे। सबसे पहले हमने देखा था सीरियल इन, सीरियल आउट। फिर हमने देखा था सीरियल इन, पैरेलल आउट, है ना। आज हम देखेंगे पैरेलल इन और सीरियल आउट। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर, मतलब शिफ्ट रजिस्टर को। पैरेलल इन, सीरियल आउट। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए हमें जो डेटा है वो जितने ही बिट का मतलब डेटा है वो सब हमें एक साथ रजिस्टर पर अप्लाई करना है ना। सभी फ्लिप फ्लॉप को इनपुट एक साथ प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, रजिस्टर के सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ डेटा बिट्स प्राप्त होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रजिस्टर के सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ डेटा बिट प्राप्त होगी। इसका मतलब पैरेलल इन का मतलब यदि हम डेटा को पैरेलली इन करते हैं तो इसका मतलब एक एक करके बिट नहीं देंगे, हम सारी बिट एक साथ सभी फ्लिप फ्लॉप को दे देंगे। और सीरियल आउट का मतलब क्या है, इस सीरियल आउट का मतलब है कि यदि, इसका मतलब क्या है, जो डेटा आउट होगा, है ना, डेटा आउट बिट वाइज होगा, है ना। बिट वाइज होने का मतलब क्या है, एक एक बिट करके आपको आउटपुट में प्राप्त होगी, है ना। मतलब सारी बिट एक साथ आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपके पास केवल एक अकेली आउटपुट लाइन होगी, एक अकेली आउटपुट लाइन होगी। आउटपुट लाइन कैसी होगी, सिंगल। इस सिंगल आउटपुट लाइन के ऊपर आपको एक एक बिट करके प्राप्त होगी। तो जैसे अगर 4 बिट का अगर आपने डेटा स्टोर कर रखा है रजिस्टर में, है ना, 4 बिट का डेटा स्टोर कर रखा है रजिस्टर में, तो टोटल 4 बिट प्राप्त करने के लिए अगर हम सीरियली आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं तो 4 बिट का टोटल डेटा प्राप्त करने के लिए आपको 4 क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होगी, है ना। क्योंकि क्योंकि 4 बिट का डेटा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक एक साइकिल में केवल हम एक बिट प्राप्त करेंगे, फिर अगली साइकिल में दूसरी बिट, फिर अगले साइकिल में तीसरी बिट, फिर अगले साइकिल में चौथी बिट। तो पूरा 4 बिट का जो डेटा होगा वो पूरे 4 साइकिल में हमें यहाँ पे आउटपुट लाइन पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल इन और सीरियल आउट रजिस्टर है। ठीक है, तो हम इसको एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे। वापस से 4 की ही बात करेंगे, है ना। 4 बिट के डेटा की बात करेंगे ना, कि 4 बिट लॉन्ग रजिस्टर की हम बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा ये सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप है, उसके बाद ये दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, उसके बाद ये चौथा है। ये डी फ्लिप फ्लॉप, ये भी डी एफ एफ, डी एफ एफ। देखिए वापस से, ये इसकी इनपुट लाइन है और ये इसकी आउटपुट लाइन। ये इसकी इनपुट लाइन, ये इसकी आउटपुट लाइन, इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन, इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन। क्लॉक सबको हम एक साथ देते हैं, सेम क्लॉक देंगे। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। पॉजिटिव एज क्लॉक का मतलब क्या है, ऐसी क्लॉक सिग्नल जो कि मतलब, या फिर मतलब ऐसी क्लॉक सिग्नल जिसकी पॉजिटिव एज के ऊपर आपके फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो, है ना। फ्लिप फ्लॉप वर्क करे, अपनी स्टेट को अपडेट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक। ठीक है, ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, तो इसके पहले फ्लिप फ्लॉप को मैंने वैल्यू क्या दी थी, D1, और इसका आउटकम Q1। ये D2 आउटकम Q2, D3 आउटकम Q3, D4 आउटकम Q4। अब देखिए हमें डेटा कैसे एंटर करना है, पैरेलल एंटर करना है, यानी कि सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ डेटा प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास 4 बिट का डेटा है, जैसे ये 4 बिट का हमारे पास इंफॉर्मेशन है या डेटा है। तो मैं क्या काम कर दूंगा, देखिए जहां पर हम, तो यहाँ पर ये वाला जो इनपुट है, यहाँ पर जो भी ये बिट होगी, वो बिट से इनपुट किसको दे दूंगा, D4 को। इस वाले से इनपुट किसको दे दूंगा, D3 को। इस वाली बिट का इनपुट किसको दे दूंगा, D1 को।
सॉरी D2 को, और इस वाले इनपुट को किसको दे दूंगा, D1 को। ठीक है, तो ये हमारे हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ये हमारा I1 है, ये इनपुट लाइन I2 है, ये इनपुट लाइन I3 है, और ये इनपुट लाइन I4 है, जो कि कहाँ से मिल रही है हमें, जो भी हमारा डेटा है ना, जो भी हमारा 4 बिट का डेटा है, तो वहां से हम एक एक बिट को इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। लेकिन हमें आउटपुट मतलब आउटकम कैसा चाहिए, सीरियली आउटकम चाहिए, है ना, सीरियली आउटकम चाहिए। तो यानी कि और वो सीरियली आउटकम कैसे प्राप्त होता है, जब हम यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर भी इसको बनाएं, तो शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए इसके आउटकम को हम किस पे अप्लाई कर देंगे, D2 पर, इसके आउटकम को D3 पर, इसके आउटकम को D4 पर, और ये फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टोटल आउटकम क्यू, है ना। और इनपुट हमारी 4 इनपुट लाइन हो गई इसमें, I1 I2 I3 I4, 4 इनपुट लाइन की हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को पैरेलली इन कर रहे हैं। और सीरियल आउटपुट है तो यहाँ पे एक ही आउटपुट होगा, जिसके ऊपर बिट वाइज बिट, यानी कि एक एक बिट करके आपको आउटकम प्राप्त होते रहेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या है, पीसो, पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, अब हम एक बार इसके अंदर देखते हैं कि इसमें इनपुट मतलब किस प्रकार से अप्लाई होगा, है ना। तो हम वापस से यहाँ पे बनाए थे क्लॉक, ये हमारी क्लॉक है, और यहाँ पे हमारा इनपुट है D1, सॉरी आउटकम ले लेते हैं पहले, Q1 Q2 Q3 Q4, और फिर उसके बाद मतलब ये इनपुट लाइन से इसकी D1 D2 D3 D4। मान लेते हैं जब तक क्लॉक नहीं थी तब तक ये हमारे जीरो थे, आउटकम जीरो थे, और हमने जब क्लॉक जीरो थी तभी मैंने यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर जो भी मुझे इसमें ऐड करवाना था या एंटर करवाना था, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं इस रजिस्टर में क्या स्टोर करना चाहता हूँ, 1 या 1 0 0 1 या 1 1, है ना, 1 0 1 1, ये बिट मैं इसमें एंटर करवाना चाहता हूँ, या ये डेटा मैं एंटर करवाना चाहता हूँ। ये डेटा 4 बिट का है, जिसके लिए हमने रजिस्टर में भी 4 फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया। अब देखिए, तो मैं क्या करूंगा, जब तक क्लॉक जीरो है, ये सब जीरो है, तो ये इनपुट मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, ये इनपुट यहाँ पे लगा चुका है, तो ये D1 पर आ जाएगा, ये D2 पर आ जाएगा, ये D3 पर आ जाएगा, और ये वाली बिट D4 पर आ जाएगी। देखो अभी तक केवल फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर ही आई है, इन फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तो अभी भी कितना है, जीरो। क्यों मतलब जीरो क्यों है, इनपुट D1 D2 D3 D4 पर प्रेजेंट है, लेकिन अभी क्लॉक आई नहीं है ना। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अपनी आउटपुट स्टेट को तब तक चेंज नहीं करता है जब तक कि उसे क्लॉक पल्स नहीं मिल जाए, है ना। तो अभी तक क्लॉक पल्स आई नहीं है, तो क्लॉक पल्स नहीं आई है तब इसके ये डेटा जो है वो इनपुट पे तो रहेगा, लेकिन आउटपुट के ऊपर जनरेट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इनपुट पे क्या रहेगा, ये 1 0 फिर 1 1। तो देखिए ये वो स्थिति है जब क्लॉक नहीं आई है, तो क्लॉक नहीं आई है तो सभी फ्लिप फ्लॉप का आउटकम कितना है, जीरो। लेकिन इनपुट पर क्या अप्लाई हो चुका है, जो हमें डेटा स्टोर करना था। ठीक है, अब जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो सारे जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपने इनपुट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि क्लॉक आ चुकी है। तो ये तो फ्लिप फ्लॉप तो इसी चीज का वेट कर रहे थे, क्लॉक का ही। जैसे ही क्लॉक आई तो आउटकम किसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएंगे, इनपुट के अकॉर्डिंग। तो देखिए Q1 कितना हो जाएगा, Q1 किसके अकॉर्डिंग अपडेट होगा, D1 के अकॉर्डिंग। तो Q1 मतलब D1 कितना है 1, तो Q1 भी कितना हो जाएगा 1। Q2 कितना हो जाएगा 0, Q3 कितना हो जाएगा 1, और Q4 कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ये जो आउटकम है वो सिंगल क्लॉक साइकिल के अंदर आपके रजिस्टर में जाके एंटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले केस में हम इनपुट किस प्रकार से अप्लाई करवा रहे हैं, पैरेलली अप्लाई करवा रहे हैं, है ना। पैरेलली हम इसको लगा रहे हैं, तो एक ही क्लॉक साइकिल में सारा डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सारा डेटा एक ही बार में इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हमें बाहर से कुछ भी करने की, हमें यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर सारा डेटा इसमें स्टोर हो गया। जबकि जब हमने सीरियली इनपुट किया था तो हमें 4 क्लॉक साइकिल मतलब यहाँ पे 4 क्लॉक साइकिल के अंदर हमारा ओवरऑल डेटा रजिस्टर में जाके एंटर हुआ था। क्यों, क्योंकि हम एक एक बिट को एक क्लॉक साइकिल में एक बिट अप्लाई करी थी, फिर दूसरे में दूसरी, फिर तीसरे में तीसरी, फिर चौथे में चौथी, इस प्रकार से 4 लग रही थी वहां पर, है ना। अब हम ये तो इनपुट हो गया, अब यहाँ से अगर हम आउटपुट निकालना चाहे तो वो किस प्रकार से आउटपुट निकलेगा, तो वो देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी गई है। ठीक है, अब क्लॉक के अंदर अभी मैंने क्लॉक को कितना किया हुआ है, 0, यानी क्लॉक अभी आई नहीं है। जब इसमें स्टोरेज कर दिया, स्टोर यहाँ पर वैल्यू हो चुकी है, क्लॉक अभी मैंने भेजी दी है ना। अब क्योंकि मैंने स्टोर करवा चुका हूँ वैल्यू, तो इनडेफिनेट टाइम, क्योंकि मेमोरी है तो इसमें तो अनंत समय तक ये वाले मतलब कंटेंट रहना चाहिए। तो इसमें कितना स्टोर है, 1 0 1 1, ये रजिस्टर में हमारा स्टोर है ना। D1 D2 D3 पर हमने अभी कितना लगा रखा है, देखिए एक बात को यहाँ पर समझना,
Q1 की वैल्यू कितनी है 1। अगर Q1 की वैल्यू 1 होगी तो D2 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 ही होगी ना। Q2 की वैल्यू कितनी है 0, और Q2 मैंने सीधा अप्लाई किया हुआ है D3 पर, तो Q2 की वैल्यू जो है वही D3 की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर Q4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी Q3 की वैल्यू कितनी है 1, Q3 की वैल्यू 1 है तो D4 कितना हो जाएगा हमारा 1। और यहाँ पर मैं फाइनल आउटकम यहाँ पे लगा देता हूँ Q, है ना। ये फाइनल आउटकम हो गया Q, जो कि किसके बराबर है Q4 के ही बराबर है। तो Q4 इस टाइम पर हमें कितना मिल रहा है 1। अब देखिए, और यहाँ D1 पे, क्योंकि देखो मैं इनपुट तो कर चुका हूँ, अब यहाँ पर इन इनपुट लाइन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार डेटा अंदर भेज दिया, तो अब यहाँ से मतलब यहाँ से इनपुट पे कितना आ रहा होगा 0 0 0 आ रहा होगा यहाँ से, है ना। यहाँ से तो 0 0 आ रहा है ना। तो क्योंकि इनपुट लाइन 0 क्यों गई है, क्योंकि अब की बार मेरे को डेटा इसमें स्टोर नहीं करवाना है। देखो ये इनपुट I1 I2 I3 की वैल्यू नॉन जीरो कब होगी, जब हम इसमें डेटा स्टोर करवा रहे होंगे। लेकिन हम डेटा तो स्टोर करवा चुके हैं, अब मैं इसको तो यहाँ पे लगातार अप्लाई नहीं करूंगा ना, तो ये चीज तो यहाँ से हट जाएगी। तो I1 I2 I3 कितने हो जाएंगे बाई डिफॉल्ट 0। तो बाई डिफॉल्ट मैंने इसको कितना मान लिया 0। अब की बार मैं यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अब की बार यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इन इनपुट लाइन पे कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा 0। तो देखिए D1 पे क्या आपको क्या इनपुट लग रहा है, केवल I1 लग रहा है, और I1 कितना है 0 है, तो D1 भी कितना हो जाएगा 0। D2 की बात करिए, D2 पर I2 भी लग रहा है और Q1 भी लग रहा है, लेकिन I2 तो 0 है, तो इसका होना ना होना एक ही बात है। तो D2 पर क्या वैल्यू आएगी, जो भी Q1 होगा, तो Q1 की वैल्यू कहाँ चलेगी D2 पर। इसी प्रकार से जो D3 है उस पर I3 भी आ रहा है और Q2 भी आ रहा है, लेकिन देखो I3 की वैल्यू 0 है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ेगा किसका पड़ेगा Q2 को, तो जो Q2 होगा वही अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से I4 का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होगा वही। तो यहाँ पर I1 तो D1 हमेशा कितना रहेगा आपका 0, ठीक है। अब जैसे ही हमारी फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, आउटकम किसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएंगे, इनपुट के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहली क्लॉक साइकिल में D1 कितना हो जाएगा आपका, D1 0 है तो Q1 भी कितना हो जाएगा 0। फिर D2 कितना है 1, तो Q2 भी कितना हो जाएगा 1। फिर D3 कितना है 0, तो Q3 भी कितना हो जाएगा 0। फिर D4 कितना है 1, तो Q4 भी कितना हो जाएगा 1। और क्योंकि Q4 1 हो चुका है, तो वापस ये Q4 भी कितना रहेगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये Q4 आपके पास कितना रहेगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वापस से जो आपके पास आउटकम आ चुके हैं, इस आउट ये देखिए Q1 कहां पर अप्लाई हो रहा है D2 पर, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 0 फर्स्ट क्लॉक साइकिल में। फिर Q2 कहां पर आपका अप्लाई हो रहा है D3 पर, देखो I1 I2 I3 तो सब 0, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q2 किस पर अप्लाई होगा D3 पर, तो Q2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये D3 कितना हो जाएगा 1। फिर Q3 हो गया, फिर Q3 की वैल्यू कितनी है 0, तो D4 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब वापस से D1 कितना होगा, D1 पे तो लगातार कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो D1 फिर से कितना हो जाएगा 0। फिर अगली क्लॉक पल्स आएगी सेकंड, तो अगली क्लॉक पल्स में क्या होगा, जो इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट मतलब मॉडिफाई हो जाएगा, है ना। D1 की वैल्यू 0 है तो Q1 भी 0, D2 की वैल्यू 0 है तो Q2 भी 0, D3 की वैल्यू 1 है तो Q3 भी 1, और D4 की वैल्यू 0 है तो Q4 भी 0, है ना। अब Q4 0 है तो Q तो किसके बराबर था, Q4 के बराबर ही था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो Q1 है, Q1 किस पे अप्लाई हो रहा है D2 पे, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर D2 पे कितना लग जाएगा 0। Q2 की वैल्यू कितनी है 0, और Q2 कहाँ लग रहा है D3 पर, तो ये भी 0। फिर Q3 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये Q3 किस पे लग रहा है D4 पे, तो ये 1। D1 पे तो कितना लग रहा है 0, तो ये 0, ठीक है। ठीक है। अब वापस से जब अगली क्लॉक पल्स आएगी, ये इनपुट तो लग गया है, लेकिन क्लॉक पल्स आएगी तभी तो आउटपुट अपडेट होगा। तो जैसे अगली क्लॉक पल्स आई, तो इस इनपुट के अकॉर्डिंग आपका ये वाला आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो क्यू D1 की वैल्यू कितनी थी 1 0, तो Q1 भी कितना हो जाएगा 0। फिर D2 की वैल्यू कितनी थी 0, तो Q2 भी कितना हो जाएगा 0। फिर D3 की वैल्यू कितनी थी आ गया 0, तो Q3 भी कितना हो जाएगा 0। फिर D4 की वैल्यू कितनी थी 1, तो Q1 भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका आउटकम कितना प्राप्त होगा 1, क्योंकि Q किसके बराबर है Q4 के बराबर, तो 1 ही प्राप्त होगा। अब वापस से
Q1 कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, D2 पर, तो Q1 कितना है 0, तो D1 पे कितना, D2 पे कितना अप्लाई हो जाएगा 0। Q2 की वैल्यू कितनी है 0, Q2 कहाँ अप्लाई हो रहा है D3 पर, तो ये भी 0। ठीक है, फिर Q4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी Q3 की वैल्यू कितनी है 0, Q3 कहाँ पर अप्लाई हो रहा है D4 पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए Q1 D1 पे कितना अप्लाई हो रहा है 0, तो ये भी 0। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कि अब जैसे ही चौथी क्लॉक पल्स आएगी, तो चौथी क्लॉक पल्स आएगी तो इस इनपुट के अकॉर्डिंग, है ना, इस इनपुट के अकॉर्डिंग आपका आउटकम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 0 0 0 0, ये फाइनली कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब 0 0 हो गया, तो ये भी सारे कितने रहेंगे 0 0 0। अब आगे जितनी भी क्लॉक पल्स आएगी हमेशा कितना रहेगा 0, यानी कि पूरा साफ हो गया। जो भी हमारा डेटा था वो तो बाहर आ चुका है ना। बाहर कितना आ चुका है, ये देखिए बाहर डेटा आपका आ चुका है, और हमने अप्लाई भी यही किया था ना। ये सबसे हमारी कौन सी होगी, LSB बिट, और ये MSB बिट, तो हमने यही अप्लाई किया था 1 0 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डेटा रिट्रीव होगा या डेटा प्राप्त होगा 4 क्लॉक साइकिल में, है ना। तो 4 क्लॉक साइकिल के अंदर आपका ये डेटा ओवरऑल मतलब आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, पैरेलल इन सीरियल आउट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये बहुत सिंपल है ना, पैरेलल इन और पैरेलल आउट। ये फ्लिप फ्लॉप, ये हमें रजिस्टर देखना है। कि रजिस्टर हम किस प्रकार से, देखो नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल इन, यानी कि डेटा हमको किस प्रकार से इंट करना है, पैरेलली हमको इसको इन करना है। और पैरेलल इन किस प्रकार से होगा, ये पैरेलल इन किस प्रकार से होगा, जब हम सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ डेटा अप्लाई कर दें, यानी कि सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के ऊपर हम एक साथ डेटा को, डेटा बिट की मतलब डेटा बिट को अप्लाई कर दें, है ना। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैरेलल इन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमें पैरेलल आउट देखना है, तो पैरेलल आउट क्या हो जाएगा, सारे जितने फ्लिप फ्लॉप है उन सभी के आउटपुट को हम एक साथ प्राप्त करेंगे सिंगल क्लॉक पल्स में ना। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि इस प्रकार का जो रजिस्टर होगा उसमें यदि डेटा को एंटर करना है तो डेटा एक ही बिट में या एक ही क्लॉक साइकिल में एंटर हो जाएगा। और डेटा जो आउट होगा, है ना, डेटा को जब हमें रिट्रीव करना होगा या प्राप्त करना होगा तब भी डेटा हमारा क्या होगा, सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर ही हमें प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर डेटा किस प्रकार से निकल रहा है, पैरेलल आउट हो रहा है ना। और पैरेलल आउट होने का मतलब क्या है, कि सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम एक साथ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पैरेलल इन की। इस पैरेलल इन को करने का मतलब क्या है, तो पैरेलल इन करने का मतलब क्या है कि हम सभी डेटा, हम मतलब जितने ही फ्लिप फ्लॉप है रजिस्टर में, जितने ही फ्लिप फ्लॉप है रजिस्टर के सभी फ्लिप फ्लॉप पर एक साथ डेटा बिट अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो रजिस्टर के जितनी फ्लिप फ्लॉप है सब पर एक साथ डेटा बिट अप्लाई करते हैं, और सब पे एक साथ डेटा बिट अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, सिंगल क्लॉक पल्स में, यानी कि सिंगल क्लॉक पल्स में रजिस्टर में डेटा क्या हो जाएगा, या मतलब आपके रजिस्टर में डेटा एंट्री हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से पैरेलल आउट,
पैरेलल आउट का मतलब क्या है कि रजिस्टर के सभी फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे, एक साथ डेटा बिट आउटपुट लाइन पर जनरेट करेंगे, है ना। आउटपुट लाइन पर एक साथ क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और क्योंकि एक साथ जनरेट करना है तो इसका मतलब वही सिंगल क्लॉक पल्स में, सिंगल क्लॉक पल्स में डेटा रिट्रीव हो जाएगा आपको, है ना, डेटा रिट्रीव या मतलब डेटा रिट्रीवल हो जाएगा। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, प्राप्त, किसी चीज को प्राप्त करना। तो डेटा आपको एक ही सिंगल क्लॉक पल्स में प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि पैरेलल इन है और पैरेलल आउट है, तो यहाँ से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट लाइन कितनी होगी, इनपुट लाइन कितनी होगी, जितने बिट का हमारा डेटा है ना, नंबर ऑफ बिट्स इन डेटा, जितने हमारे मतलब डेटा के अंदर बिट्स हैं उस संख्या के अंदर ही हमारे पास इनपुट लाइन होगी। और इसका मतलब आउटपुट लाइन की संख्या भी कितनी होगी, उतनी होगी जितनी हमारे पास नंबर ऑफ बिट है। तो हम सभी को एक साथ अप्लाई करेंगे और सभी को एक साथ जनरेट कर लेंगे। तो ये हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे वही 4 बिट का हमारे पास डेटा है ना, तो यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे। ठीक है, ये हमारा D1 Q1, D2 Q2, D3 Q3, D4 Q4। क्लॉक सब पे एक साथ अप्लाई हो जाएगी। ये क्लॉक सब पर हमने एक साथ अप्लाई कर दी। वही हमारा ये 4 इनपुट लाइन है, I1 I2 I3 और I4। ये I1 भी कहाँ लगा दूंगा, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर। ये सेकंड I1 इस पर, इस पर, इस पर। आउटपुट लाइन भी हमारे पास होगी 4। ये Q1 Q2 Q3 और ये Q4, Q1 Q2 Q3 Q4। ये हमारी क्या होगी, आउटपुट लाइंस। और ये हमारी क्या होगी, इनपुट लाइंस। ठीक है, ये हमारे डी फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब की बार हमें, क्योंकि यहाँ पे सीरियली कुछ भी काम नहीं करना है, ना तो हमें डेटा सीरियली इन करना है, ना ही हमें डेटा सीरियल आउट करना है। तो यहाँ से एक फ्लिप फ्लॉप के आउटकम को दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम कब करते हैं, जब हमें डेटा को सीरियली शिफ्ट करना हो। लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब एक साथ डाल रहे हैं और एक साथ बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट यहाँ पे कितना लोड करना चाहता हूँ, इस रजिस्टर में इनपुट मतलब डेटा कितना लोड करना चाहता हूँ, वही 1011 ये डेटा में लोड करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगी, वही क्लॉक हो जाएगी। यहाँ पर आपका आउटकम Q1 Q2 Q3 और Q4, और यहाँ पे D1 D2 D3 D3 D4। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए सर, मतलब जब तक क्लॉक नहीं आ रही है तब तक तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। अभी तक मैंने डेटा इसमें स्टोर नहीं करवाया, तो पहले से रजिस्टर में कितना होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 000 है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, जब मैं इस पर इनपुट लगा चुका हूँ तो ये 1 कहाँ पे मिलेगा, I1 पे। ये 0 कहाँ पे मिलेगा, I2 पे। ये 1 कहाँ मिलेगा, I3 पे। और ये वाला 1 I4 पे। तो यानी कि, और ये I1 कहाँ लगा हुआ है, D1 पे, तो यानी कि 1 यहाँ पर आ जाएगा। I2 कहाँ लगा हुआ है,
D2 पे तो 0 यहाँ पे, I3 कहाँ लगा है, D3 पे तो 1 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे। अभी तक कोई क्लॉक नहीं आई है ना। अब ये इनपुट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे तो लग गए लगी, लेकिन ये अभी आउटपुट पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक क्लॉक आई नहीं है। तो फ्लिप फ्लॉप किसका वेट कर रहा है, क्लॉक पल्स का। जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो सभी फ्लिप फ्लॉप अपने अपने इनपुट के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएंगे। तो जैसे पहला फ्लिप फ्लॉप का इनपुट कितना है, D1, और डी फ्लिप फ्लॉप का आउटकम कितना होता है, जो D होता है ना। तो ये D कितना है 1, तो Q1 भी कितना हो जाएगा 1। D2 कितना है 0, तो Q2 भी 0। D3 कितना है 1, तो Q3 1। D4 कितना है 1, तो Q4 भी 1। तो देखिए सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर आपका जो डेटा है वो रजिस्टर के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेटा एंट्री हो गई किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर। अब इसी प्रकार से यदि हम रजिस्टर से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, यानी कि रजिस्टर से डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, है ना। देखिए मैं डेटा एंटर कर चुका हूं, यानी कि डेटा तो मैंने इसमें रजिस्टर में एंटर कर दिया है। जब रजिस्टर में एंटर कर दिया है तो आउटकम कितना हो जाएगा, जो भी डेटा था वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये स्टोर हो गया। अब जब मुझे डेटा को अब मैं रिट्रीव कर रहा हूँ तो इनपुट के ऊपर थोड़ा ना कुछ दूंगा। तो इनपुट तो मेरा बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, 0 0 0 0। भाई इनपुट पर वैल्यू तो आप तब लगाओगे ना जब आपको इसमें डेटा को स्टोर करवाना हो, है ना। अगर मुझे डेटा को रिट्रीव करवाना है तो मैं इनपुट को थोड़ा, यहाँ इनपुट लाइन पे थोड़ा ना कुछ लगाऊंगा। ये तो बाय डिफॉल्ट कितनी रहेगी, 0 0 0। अब आप यहाँ पर देखिए मेरे को डेटा रिट्रीव करना है, तो डेटा रिट्रीव किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सिंगल क्लॉक पल्स आएगी, है ना। मतलब वैसे आप यहाँ पर देखो तो मतलब जो आपका आउटकम है ना, वो आउटकम आपका एक ही क्लॉक, मतलब ऑलरेडी कितना है, ये वाला जो Q1 है वही तो आपका आउटपुट लाइन है। तो जो Q1 है वही आपको यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। Q2 पर भी कितना प्राप्त हो रहा है, 0, ये 1, ये 0। अब इस डेटा को अगर देखे बात को समझना, जैसे ही डेटा इससे बाहर आ जाएगा तो ये रजिस्टर खाली हो जाएगा, और रजिस्टर खाली होने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो 0 कब होगा, जैसे आपने क्लॉक अप्लाई करी यहाँ पर, है ना। तो जैसे आपने क्लॉक अप्लाई करी तो आउटकम कितने हो जाएंगे इनपुट के अकॉर्डिंग, तो इनपुट के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 0 0 0 0। ठीक है, तो ये 0 0 हो गए, यानी कि ये रजिस्टर क्या हो गया, खाली हो गया। रजिस्टर खाली होने का मतलब रजिस्टर के अंदर जो डेटा था वो बाहर निकल चुका है, और बाहर कहां पर गया, इस आउटपुट लाइन के ऊपर, है ना। ये डेटा कहां मिलेगा आपको, इस आउटपुट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रजिस्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मतलब जैसे काउंटर के बारे में, है ना। काउंटर के बारे में हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं उसको। तब तक के लिए थैंक यू।